नाज़रीन आदाब, मैं साहिद ख़ान अपने प्रोग्राम हेल्थ टॉक विद डॉक्टर सुहेल खान के साथ एक बार फिर आपके सामने हाज़िर हूँ, आपके सवालात लेके। आपके सवालात जो आपकी सेहत से मुताल्लिक है, उसके जवाब हम डॉक्टर सुहेल से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर सुहेल, हमारे प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है और आपको इसकी मुबारकबाद भी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपको शुक्रिया ही बोला है, क्योंकि आपकी बातों से उनको बहुत सारा फ़ायदा हासिल हुआ और उनकी ज़िंदगी आसान हुई है। तो डॉक्टर साहब, आज हम बात करना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों में हड्डियों में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रही हैं। तो कुछ लोगों में ये डायग्नोज भी हो पाया है कि ये हड्डियों में ट्यूमर। तो क्या हड्डियों में ट्यूमर जैसी भी कुछ बीमारियां हैं, और ये कैसे हो जाती हैं, और किस एज ग्रुप के लोगों में इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पाई जा रही हैं? हड्डियों के ट्यूमर्स आम ट्यूमर्स इतने कॉमन नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि नहीं देखने में मिलते हैं। बहुत सारे यंग एज ग्रुप में हड्डियों के ट्यूमर्स होते हैं। जैसे बाकी ट्यूमर्स जो है वो ओल्ड एज में होते हैं, 40 साल के 45 साल की उम्र के बाद होते हैं। बट हड्डियों के जो ट्यूमर्स है ये 20 साल 15 साल के पहले होते हैं। ओके। हड्डियों के ट्यूमर्स आमतौर पे उसके कोई रीजंस नहीं है। तो इसका जो मेन रीजन बताया जाता है वो है जेनेटिक, यानी किसी के जेनेटिक में ही, जीन्स में ही अगर कोई प्रॉब्लम बचपन से है तो ये ट्यूमर होते हैं। और ज़्यादातर ये ट्यूमर्स जो है ये घुटने के आसपास होते हैं, खुबे के आसपास होते हैं। बट यंग एज में ज़्यादा करके ये बोन के ट्यूमर्स होते हैं। ये क्या है, मतलब बेसिक कॉज क्या है कि जेनेटिक तो है, बाकी जेनेटिक नहीं है, तो क्या किस चीज़ से बॉडी में किसी पार्ट्स में ट्यूमर है, इस वजह से इफेक्टिव हो रहा है, या कुछ और भी वजह है, वजूहत हैं जो इस ट्यूमर्स को मतलब फेस करना पड़ता है इंसान? यंग एज के जो ट्यूमर्स है वो डेफिनेटली जेनेटिक ही है। बट जो ओल्ड एज में जो होते हैं ट्यूमर्स, जैसे 50-55 के बाद जो होता है, वो एक्चुअली बोन का ट्यूमर नहीं रहता है। बोन के अंदर बाकी जो कैंसर्स रहते हैं बॉडी के, वो फैलने की वजह से जो ट्यूमर दिखते हैं उसको हम बोलते हैं कि सेकेंडरी ट्यूमर्स। प्राइमरी बोन ट्यूमर वो रहता है जो बोन का ही खुद का एक अलग किस्म का कैंसर रहता है, यानी बोन के जो सेल्स रहते हैं उनमें कैंसर होना, यानी प्राइमरी बोन ट्यूमर। सेकेंडरी बोन ट्यूमर यानी ऐसे ट्यूमर्स जो कि बाकी जगह पे हो गए, जैसे कि आंतड़ी का ट्यूमर हो गया, लंग्स का ट्यूमर यानी फेफड़ों का ट्यूमर हो गया, पेट का ट्यूमर हो गया। अगर वो फोर्थ स्टेज में फैलता है तो सबसे पहले जो वो जाता है वो है बोन में जाता है। फिर वो कमर के बोन्स हो गए, बाकी के जो अपने हिप के बोन्स है, अगर वहां पे वो ट्यूमर फैलता है तो वो ओल्ड एज में ज्यादा देखने को मिलता है। उसको सेकेंडरी बोन ट्यूमर्स हम बोलते हैं। तो ये सेकेंडरी बोन ट्यूमर्स के लिए कॉज है। जैसे किसी को लंग का कैंसर हो गया तो उसका स्मोकिंग का कॉज है। किसी को पेट का अगर कैंसर हो रहा है तो उसमें बहुत स्पाइसी खाने की वजह से जो ट्यूमर होता है उसको कॉज है। बट जो यंग एज में जो ट्यूमर होता है, जो कि प्राइमरी बोन ट्यूमर है, जो बोन का खुद का ट्यूमर है, उसके लिए कोई कॉज नहीं है। तो ये क्या ये ट्यूमर क्या यंग एज में ज़्यादा हो रहा है? क्या क्या और रीज़न क्या है, मतलब जेनेटिक तो आपने बताया, और क्या जैसे लाइफ स्टाइल में कुछ फ़र्क है, या इस तरह से भी इसके इफेक्ट हो रहा है उसके? सरप्राइजिंगली कोई लाइफस्टाइल इस पे अफेक्ट नहीं करता है। बोन ट्यूमर्स ये यंग एज में होते हैं, इतने यंग एज में होते हैं कि तब तक लाइफस्टाइल शुरू भी नहीं हुआ रहता है। ओके। यानी 15 to 20 के भी पहले या 10 भी साल में बोन के ट्यूमर्स देखने को मिलते हैं। बहुत से बार जब पेशेंट बच्चे जब आते हैं कि हड्डी में सूजन आया हुआ है, पैर में सूजन आया हुआ है, तो ये डेफिनेटली और कोई रीजन नहीं है, गिरे नहीं है वो, कुछ उनको लगा नहीं है, और फिर भी अगर हड्डियों में दर्द हो रहा है, हड्डियों में सूजन आ गया है, तो ऐसे टाइम पे ज़रूरी है ये ध्यान में रखना कि ये ट्यूमर्स रह सकते हैं। और बच्चों में अगर कभी भी ये प्रॉब्लम आता है तो डेफिनेटली उनका एक्सरे या जो भी उसकी सही जांच है, एमआरआई हो गया, सीटी स्कैन हो गया, ये करा के देख लेना चाहिए। तो कैसे ये आइडेंटिफाई होगा कि एक आम आदमी को कि उसको ट्यूमर है, या उसकी फैमिली को मेंबर्स को किसी को ट्यूमर है? मगर ऐसे कॉमन जो ट्यूमर्स या कैंसर्स के बारे में लोगों को मालूम है कि उसमें दर्द कम होता है, दर्द नहीं होता। तो क्या इसमें दर्द होता है, या किस तरह का दर्द होता है जो वो आइडेंटिफाई कर पाए कि ये ट्यूमर हो रहा है? कोई भी कैंसर हो उसमें इनिशियली कभी भी दर्द नहीं होता है। यंग एज में भी जो कैंसर्स हो रहे हैं, बोन में भी जो ट्यूमर्स हो रहे हैं, उनमें 90% ट्यूमर्स में दर्द नहीं दिखेगा आपको। सिर्फ है ना स्वेलिंग, यानी वहां पे ऐसा लगेगा जैसे कि सूजन आ गया हो। अगर बच्चों को कहीं पे भी हड्डियों में अलग दिख रही है, आपको हड्डी नॉर्मल से हटकर दिख रही है, तो वो डेफिनेटली डॉक्टर को दिखा दे
कि उसका एक्सरे करा ले। पहले एक्सरे करने में अगर हमको समझ में आ जाता है कि नहीं ये नॉर्मल सा वेरिएशन है या तो हड्डी के अंदर कोई सूजन आया हुआ है, वो भी एक्सरे में दिख जाता है। अगर वैसा कोई भी चीज आपको दिख रहा है तो फिर एमआरआई डेफिनेटली कराना चाहिए। एमआरआई करने के बाद ही ये पता चल सकता है कि वो बोन में ट्यूमर है या नहीं है, यानी एमआरआई उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट जांच है। अगर हमको कोई भी शक होता है कि एमआरआई में ये ट्यूमर रह सकता है तो उसके बाद में एक बायोप्सी का मतलब है कि अंदर हड्डी का एक टुकड़ा निकाल के टेस्टिंग को भेजा जाता है, जो टेस्ट के बाद समझता है कि ये कौन से टाइप का ट्यूमर है या ट्यूमर है भी या नहीं। तो ऐसा उसका सिस्टम है कि पहले आप एक्सरे कराइए, एक्सरे के बाद एमआरआई कराइए, एमआरआई के बाद में ये बायोप्सी रहता है। तो ये सिस्टम से ही जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप पहले ही चले गए और किसी ने बायोप्सी टुकड़ा निकाल के भेज दिया, ये सिस्टम जो है वो गलत है। तो बायोप्सी का जो सिस्टम जैसे आम कैंसर्स में के लिए होता है, तो क्या वही सिस्टम है? टुकड़ा निकाला, हड्डियों का टुकड़ा निकालना पड़ता है, कैसा है? बहुत से बार ये जो ट्यूमर्स रहते हैं ये हड्डी के बाहर फैल चुके रहते हैं, तो हड्डियों का टुकड़ा निकालने की जरूरत नहीं रहती है। ट्यूमर बाहर आने के बाद वो ट्यूमर का भी टुकड़ा निकाल सकते हैं, बट कभी कभी ये हड्डी के अंदर गांठ दिखती है, तो ऐसे सिचुएशन में हमको हड्डी में थोड़ा सा होल करना पड़ता है। वो होल में से कोई एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, वो अंदर जाके अंदर का जहाँ पे भी हमको गांठ दिख रही है वो गांठ का हम टुकड़ा निकाल सकते हैं। अच्छा, ये नॉर्मल जो कैंसर या ट्यूमर है उसमें कीमोथेरेपी और तमाम तरह की ट्रीटमेंट होते हैं। ये बोन ट्यूमर में किस तरह का डायग्नोस करते हैं डॉक्टर्स, या सर्जरी होती है या किस तरह का मेडिसिन्स यूज़ करनी पड़ती है इसमें? बोन के भी जो ट्यूमर्स रहते हैं उसमें दो टाइप के ट्यूमर्स रहते हैं, एक बिनाइन ट्यूमर्स जिसको हम नहीं फैलने वाले ट्यूमर्स बोलते हैं, और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर्स यानी जिनका कैपेसिटी रहता है कि वो बोन से और भी कहीं पे जगह पे फैल सकते हैं। जैसे कि आम ट्यूमर्स भी आप देखेंगे तो सिंपल ट्यूमर्स रहते हैं जो फैलते नहीं है, जैसे चर्बी की गांठ है उसको लाइपोमा बोलते हैं, तो वो भी नहीं फैलने वाला ट्यूमर रहता है, तो उससे इतना डरने की जरूरत नहीं है। वैसे बोन में भी कई ऐसे ट्यूमर्स है जिससे बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कहीं फैलने नहीं वाले। बट जो ट्यूमर्स फैलने वाले हैं उनको हमको जब बायोप्सी में हमको समझ में आ जाता है कि ये ट्यूमर फैल सकता है, तो डेफिनेटली सबसे पहले तो वो ट्यूमर निकाल देना चाहिए। अच्छा, वो ट्यूमर निकाल देना चाहिए, फिर चाहे हमको उतना बोन क्यों ना निकालना पड़े, बट वो ट्यूमर निकाल देते। पहले के जमाने में क्या होता था कि पूरा के पूरा पैर ही निकालना पड़ता था, बट आज जैसे रिप्लेसमेंट सर्जरीज होते हैं, नी रिप्लेसमेंट जैसे सर्जरीज को हमको इम्प्लांट अवेलेबल है, वैसे ही ये ट्यूमर रिप्लेसमेंट प्रोस्थेसिस अवेलेबल है। प्रोस्थेसिस मतलब जैसे प्लेट्स रहते हैं, वैसे अगर मान लो कहीं पे घुटने के आसपास ट्यूमर हो गया और हमको घुटने का वो पूरा बोन ही निकालना पड़ा, तो वो पूरा के पूरा बोन रिप्लेस करने के लिए अलग इम्प्लांट्स आते, अलग प्रोस्थेसिस आते, और वो 3D प्रिंटेड होते। यानी अगर आपका घुटने का अगर बोन निकाल रहे तो आपका ही बोन के शेप में वो प्रिंट किया हुआ प्रोस्थेसिस अवेलेबल होता है। जाहिर सी बात है कि महंगे रहते हैं ये सब प्रोस्थेसिस, बट पैर नहीं कट करना पड़ता है। जैसे कि पहले लोगों में पैर कट करना पड़ता था, ट्यूमर हो गया तो पैर कट कर दो, तो वैसा अभी पैर नहीं कट करना पड़ता है। इसको लिम्ब सेविंग सर्जरीज बोलते हैं, या बहुत कॉमनली यूज कर रहे हैं। इसलिए भी यूज किए जा रहे हैं क्योंकि जैसे आपने पूछा कि मेडिसिन कुछ है क्या, जैसे अब हमने ये बोन ट्यूमर निकाल दिए तो बोन ट्यूमर का टेस्टिंग होता है, और वो हिसाब से उसका कीमोथेरेपी, जैसे बाकी के ट्यूमर्स में, बाकी के कैंसर्स में इंजेक्शंस दिए जाते हैं, ऑपरेशंस, और वो ट्यूमर निकालने के बाद तो इसमें भी कई तरीके के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। नहीं, वो ठीक है। जैसे ये कन्फ्यूज़न है कि ये जो क्या वो हड्डियाँ चेंज करने से या करने से क्या वो ट्यूमर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है या कुछ बाकी रह पाता है उसमें? वो हमको पहले ही चेक कर लेना चाहिए। जब भी कहीं पे ट्यूमर डायग्नोस हो गया, मान लो घुटने के आसपास ट्यूमर आपको एक्सरे में, एमआरआई में और बायोप्सी में कंफर्म हो गया, तो इमीडिएट सर्जरी करने के पहले आप देख लीजिए कि वो ट्यूमर कहीं पे फैला है क्या नहीं फैला। तो उसके लिए एक स्कैन रहता है जिसको हम पेट स्कैन बोलते हैं, पेट सीटी स्कैन, जो सभी तरफ अवेलेबल नहीं है बट काफी जगह पे अवेलेबल है। जैसे मान लो अगर ये गांव में डायग्नोस होता है तो बेहतर जगह पे जाने की कोशिश करनी चाहिए जहाँ पे ये फैसिलिटीज है। अगर नहीं जा सकते तो कम से कम चेस्ट का सीटी स्कैन और पेट का सीटी स्कैन कराना जरूरी है, क्योंकि जब सबसे ज्यादा जो ये फैलता है ट्यूमर, ये चेस्ट में और पेट में फैलता है। तो अगर वो सीटी स्कैन में हमको दिखता है कि ये ट्यूमर फैला हुआ नहीं है, तभी ये सर्जरी कर सकते हैं। ओके। अगर वो ट्यूमर फैला हुआ है, चेस्ट में गया हुआ है, तो सबसे पहले जो करना चाहिए वो कीमोथेरेपी रहता है। वो ट्यूमर का जो लोड है वो कम करते और फिर ऑपरेशन किए जाते। हाँ, तो नाज़रीन, मेरे ख्याल से ये बीमारी के नाम तो काफ़ी खतर, मतलब
अजीब है, ट्यूमर या कैंसर, लेकिन आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर बोन में कैंसर या ट्यूमर जैसी चीज़ है तो मेरे ख्याल से उसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसान तरीके से डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर साहब ने, कि हड्डियाँ चेंज करके आजकल की जो मॉडर्न जो मेडिकल साइंस है उसने बहुत तरक्की की हुई है और आपको आपकी प्रॉब्लम से निजात इसको हासिल हो सकती है। जब डॉक्टर साहब मतलब अभी जैसे ये लोगों में ये हुआ, तो अब इससे बचा कैसे जाए? क्योंकि ये तो ज़ाहिर सी बात है कि जेनेटिक हो है, लेकिन फिर भी अगर हमें अपने को प्रिकॉशंस लेने हैं, किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए अगर हड्डियों में शुरुआती दौर में ये मालूम होता है कि ये ट्यूमर है? बीमारी से बचना, ट्यूमर से बचना पॉसिबल नहीं है, बट ट्यूमर का स्टेज बढ़ने के पहले, ट्यूमर में स्टेजिंग रहता है। स्टेज मतलब फर्स्ट स्टेज में जहाँ पे ट्यूमर सिर्फ उतने ही हड्डी में रहेगा, सेकेंड स्टेज में जहाँ वो फैल के थोड़ा सा हड्डी के बाहर निकल जाएगा, थर्ड स्टेज में वो खून के दौरान खून और जो लिम्फ नोड्स रहते हैं वहाँ के उसमें फैलना शुरू होता है, और फोर्थ स्टेज में वो बाकी जगह पे बाकी हड्डियों में, ब्रेन में या लंग्स में फैलना शुरू होता है। तो ये स्टेज जो रहता है ना, उसमें हम कोशिश कर सकते हैं कि ये फोर्थ स्टेज के बजाय फर्स्ट स्टेज में आ जाए। तो फर्स्ट स्टेज में अगर हम जल्दी डायग्नोस कर पा रहे हैं ये पेशेंट्स, और जल्दी वो पेशेंट्स ध्यान दे रहे कि नहीं मेरे हड्डी को हमको जाके अगर तकलीफ हो रहा है तो दिखाना चाहिए, तो वो डायग्नोस करना। बट उससे बचना, जैसे आप पूछ रहे कि उससे बचना पॉसिबल है क्या, क्योंकि उसका कोई रीजन ही नहीं है तो उससे बचना पॉसिबल नहीं है। बट लंबे बड़े स्टेज पे जाने के पहले अगर हम उससे निजात पा सके तो वो करना जरूरी है। तो जो हड्डियों के जो आम दर्द है, जैसे मान लीजिए नेक पेन है, नी पेन है, उससे ये दर्द या जो प्रॉब्लम्स है कितनी अलग है और कितनी कॉम्प्लिकेटेड है? जैसे ओल्ड एज के जब पेशेंट्स हमको बोलते हैं कि हमको हड्डियों में दर्द हो रहा है, अगर नॉर्मल जगह पे दर्द हो रहा है, जैसे कि जॉइंट में पेन हो गया या नी जॉइंट में हो गया, शोल्डर जॉइंट में हो गया, तो वो उसमें हम कभी भी ट्यूमर सस्पेक्ट नहीं करते। बट अगर एबनॉर्मल जगह पे, जैसे कि कोई बोलता है कि मुझे यहाँ के हड्डी में दर्द हो रहा है, जॉइंट में कहीं पे भी दर्द नहीं है, या पैर के हड्डी में अगर दर्द हो रहा है, तो उस टाइम पे हमको चौकन्ना रहना चाहिए। हमको देखना चाहिए कि एक्सरे में हमको कहीं पे गांठ या कुछ और चीज तो नजर नहीं आ रही जो ट्यूमर जैसा रह सकता है। अगर हमको कुछ भी सस्पिशन आता है तो डेफिनेटली आगे के लेवल की इन्वेस्टिगेशंस करनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या इसका प्रोसेस जो आपने बताया कि स्कैन और ये वो जो आम कैंसर्स में होती है, अब अगर किसी को घर में ये मालूम हुआ और उसने सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट नहीं किया और लास्ट स्टेज पे आ गया और कुछ बढ़ गया वो प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए क्या आसान सा ट्रीटमेंट है जो वो ले सकते हैं, या सर्जरी कितनी मतलब सक्सेस हो पाएगी ऐसी स्टेज में? ट्यूमर में हमने ये नहीं सोचना चाहिए कि सर्जरी के क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे, क्योंकि ट्यूमर में सबसे पहला तो तरीका ये है कि पहले तो ट्यूमर को निकालो, तो उसमें सर्जरी से बचने का तो कोई चांस नहीं है, आपको सर्जरी करना जरूरी ही है। और वो सर्जरी करके पहला वो ट्यूमर निकालना बॉडी में से बहुत जरूरी है। जब तक वो ट्यूमर नहीं निकलता तब तक तो वो फैलने का रिस्क 100% रहेगा। तो कोई भी एज ग्रुप में, मान लो यंग एज में है, ओल्ड एज में अगर आपको ट्यूमर दिख रहा है तो फिर हमको देखना चाहिए कि और कहीं पे पूरे बॉडी में ट्यूमर है क्या नहीं। और अगर वो पूरे बॉडी में फैल चुका है, फिर वो ट्यूमर निकालना बहुत ज्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं रहता है, क्योंकि कहाँ से निकालेंगे आप। अगर पूरे बॉडी में ही फैला हुआ है वो अलग अलग बोन्स में, तो सब बोन का तो सर्जरीज नहीं कर सकते। तो ऐसे सिचुएशन में, जिनको हम स्टेज 4 कैंसर्स बोलते हैं, ऐसे सिचुएशंस में कीमोथेरेपी ज्यादा यूजफुल रहता है। कीमोथेरेपी से क्या होता है कि हम अगर इंजेक्शन दे रहे हैं कोई, और स्पेसिफिक टाइप का इंजेक्शन दे रहे हैं, बायोप्सी के बाद हमको समझ में आया कि ये इंजेक्शन ये ट्यूमर के लिए बेहतर है, तो वो ट्यूमर के लिए वो अगर इंजेक्शन देते तो साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल तक भी पेशेंट्स को ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आते। लोग हमको पूछते कि नहीं इंजेक्शन लेने के बाद भी तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते। पहले का जो कीमोथेरेपी था, जिसमें हम पेशेंट्स देखते थे कि बाल झड़ रहे, या वो खाना नहीं खा पा रहे, या बहुत उल्टी कर रहे, या वो उनको कीमोथेरेपी बहुत अच्छा सक्सेसफुल नहीं रह रहा है। बट आप अगर आज के नए ड्रग्स देखेंगे तो किसी का बाल भी नहीं झड़ता है, खाना भी खा सकते, वजन डेफिनेटली ट्यूमर की वजह से थोड़ा सा कम हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि आपको कीमोथेरेपी से बहुत ज्यादा डरना चाहिए। हाँ, मेरे ख्याल से सबसे अहम सवाल सिर्फ यही है कि डरिए मत, क्योंकि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और मेरे ख्याल से इस मौजूदा दौर में जो हर बीमारी का बाकायदा इलाज है और आप सेहतमंद हो सकते हैं।
डॉक्टर साहब, अभी हमें कुछ लोगों ने जो मेल्स मिले हुए हैं, आसान तरीका वो जानना चाह रहे हैं कि अगर हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं कि ये ट्यूमर है या कुछ और है। कभी भी अगर आपको सस्पिशन है कि ये ट्यूमर रह सकता है या हड्डी थोड़ी सी अलग है, तो पहले आपके नज़दीक के जो भी हड्डी के डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, उनके पास जाके एक एक्सरे निकालिए। बहुत से बार 90% ऑफ द टाइम्स वो ट्यूमर नहीं रहता है, क्योंकि ट्यूमर ऐसा नहीं है कि बहुत कॉमन सी चीज़ है। बहुत से बार ऐसा हो जाता है कि पेशेंट को लग गया रहता है और हड्डी में सूजन आ गई रहती है और उसको भी वो लोग समझ लेते हैं कि ये ट्यूमर है। मान लो हड्डी के अंदर गांठ दिख भी जाती है एक्सरे में, तो भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 90% ट्यूमर्स ऐसे रहते हैं जो नहीं फैलने वाले ट्यूमर्स है। फैलने वाले ट्यूमर्स कितने हैं? सिर्फ 10% है, यानी कम तादाद में हमको फैलने वाले ट्यूमर्स मिलते हैं। अच्छा। अगर 90% ट्यूमर्स नहीं फैलने वाले तो उसको सर्जरी करने की जरूरत नहीं भी रहती है। बट अगर फैलने वाला ट्यूमर है तो फिर हम जांच कराते हैं, एक्सरे हो गया, एमआरआई है, सीटी स्कैन है, बायोप्सीज है, पेट स्कैन है, ये अलग अलग जांचों से हमको पता चलता है। अच्छा, ये जो ट्यूमर हड्डियों का ट्यूमर है, वो कहीं और बॉडी के किसी पार्ट में ट्यूमर है आसपास, उससे ज़्यादा हो रहे हैं या फिर हड्डियों में खुद ट्यूमर्स पैदा हो रहे हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हड्डियों का प्राइमरी ट्यूमर कम है, अच्छा, यानी हड्डियों में होने वाले ट्यूमर्स कम है, ओके, बट हड्डियों में फैलने वाले ट्यूमर्स ज्यादा है। अच्छा, क्यों? देखेंगे आपको जो नया रिसर्च था वो हिसाब से इंडिया इज गोइंग टू बी द हब ऑफ कैंसर्स इन 2030। अपना जो लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, तो सिर्फ बोन का ट्यूमर नहीं, बाकी के जो ट्यूमर्स है, जैसे लंग कैंसर्स है, पेट के कैंसर्स है, उसमें ट्यूमर्स ज्यादा हो रहे। ओके, हर तीसरे में से एक को ट्यूमर पूरे लाइफ टाइम में कभी ना कभी होगा, अच्छा, कोई ना कोई टाइप का कैंसर। ये आज का रिसर्च है, यानी जैसे जैसे हम ग्रो होंगे, जैसे हमारी उम्र बढ़ते जाएगी, कोई ना कोई कैंसर होने का रिस्क हमको जरूर है। क्यों? क्योंकि हवा जो है वो चेंज हो चुकी है, उसमें पोल्यूशन ज्यादा है, खाना जो है वो चेंज हो चुका है, वो खाने में अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो पेट के कैंसर्स होते हैं, हवा में कोई भी चेंजेस आते हैं तो लंग के कैंसर्स होते हैं। तो ये अलग अलग कैंसर होने का रिस्क ज्यादा है। जब ये कैंसर्स होते हैं तो स्टेज 4 में वो बोन में फैलते हैं। अच्छा, तो बहुत सारे बार जब बोन में हमको कोई कैंसर दिख रहा है तो वो बोन का कैंसर नहीं रहता है, बोन में फैला हुआ अलग कैंसर रहता है, जिसको हमको जांच करके फाइंड आउट करना चाहिए कि ये कौन से ऑर्गन से, यानी कौन से जगह से ये बोन में फैला हुआ है। अगर हमको दिखता है कि ये प्रोस्टेट का कैंसर है, ये लंग का कैंसर है, तो उसका पहला इलाज कराना जरूरी है, ना कि बोन के कैंसर का इलाज। ये प्रोसीजर क्या है? मतलब एमआरआई किया तो लास्ट स्टेज जो कैंसर की जांच की है वो पहले करनी चाहिए या सीरियस वाइज करनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों में कैंसर नहीं है, अक्सर रिपोर्ट भी आती है कि उनको है। क्या है इसका, एक्सप्लेन कीजिए। नहीं, प्रोसीजर हमेशा सीरीज वाइज करना चाहिए। कैंसर है और समझ में आ गया तो भी पहले ही अगर कोई बायोप्सी ले लेता है तो दिक्कत ये हो जाती है, बायोप्सी में तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से टाइप का कैंसर है, बट मान लो कि वो नॉर्मल सा कैंसर है जो फैलने वाला नहीं था, तो आपके बायोप्सी की वजह से वो फैल सकता है। तो बायोप्सी करने के पहले एमआरआई कराना बहुत जरूरी है कि वो कैंसर कहाँ कहाँ पे है। तो ऐसा नहीं है कि आप सेकेंड जो स्टेज है वो पहले ही कर ले, आपको पहले एक्सरे कराना है, सीटी स्कैन कराना है, एमआरआई कराना है और फिर ही बायोप्सी करानी है। तो आप आगे का इन्वेस्टिगेशंस पहले नहीं कर सकते। तो ये नाज़रीन को मेरे ख्याल से समझना चाहिए, अगर कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं तो प्रोसीजर जो है उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि अक्सर गलतफहमियों में भी इंसान खुद को बीमार समझने लगता है। तो इसके लिए जो डॉक्टर साहब का फार्मूला है कि आप सीरीज़ वाइज जो टेस्ट हैं उन पे चलिए और तभी आप सही जगह पर पहुंच सकते हैं और अपनी बीमारी से वाकिफ़ हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये तो ट्यूमर से मुतालिक लोगों को आगाह करने की बात है और बीमारियों से बताने की बात है। अब अगर जो ट्यूमर किसी के व्यक्ति मतलब किसी शख्स को हुआ है तो एक हील मतलब जो मॉरल जो कन्विंसिंग है उसकी, वो किस तरह से होनी चाहिए? क्योंकि ये बीमारी सुनने के बाद इंसान बहुत घबरा जाता है। तो मेरे ख्याल से नाज़रीन को ये मालूम होना चाहिए कि घबराने की ज़रूरत नहीं है और वो हर चीज़ का इलाज जो है आजकल मुमकिन है और बाकायदगी से हो सकता है।
इसमें काउंसलर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि जैसे ट्यूमर के जो पेशेंट्स रहते हैं, जो 4th स्टेज ट्यूमर के पेशेंट्स रहते हैं, उन्होंने देखा रहता है कि कीमोथेरेपी के बाद इतने सारे लोगों को प्रॉब्लम्स है, तो इन पेशेंट्स में डिप्रेशन बहुत देखने को मिलता है। तो ऐसे टाइम पे सिर्फ हम कैंसर का इलाज नहीं करना चाहिए, बल्कि पेशेंट का भी इलाज करना चाहिए। पेशेंट का जो मेंटल जो डिप्रेशन आ गया रहता है, उसके लिए उनको साइकाइट्रिस्ट और काउंसलर्स की जरूरत पड़ सकती है, तो उसका उनका भी हेल्प लेना चाहिए। बट पेशेंट्स ने हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक आप कंप्लीट इलाज ही नहीं करेंगे, तब तक वो ट्रीटमेंट सही से होगा ही नहीं। तो सर्जन्स के साथ उन्होंने बोली हुई चीजें भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्यूमर्स में आप नॉर्मल ट्रीटमेंट छोड़ के अलग ट्रीटमेंट में ज्यादा भरोसा रखते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस पर कोई रिसर्च नहीं हुआ है। अच्छा। जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स है और जो कैंसर से रिलेटेड ट्रीटमेंट्स है, उसमें इतना सारा रिसर्च हुआ है कि इसी में आपके ज्यादा चांसेस है ठीक होने के, ना कि आप इससे हट के ट्रीटमेंट लेने में ज्यादा चांसेस है ठीक होने के। नहीं, अक्सर बहुत सारे पोस्टर्स लगे होते हैं बाज़ारों में, कैंसर का इलाज 2 दिनों में या 3 दिनों में या 4 दिनों में। तो वो एक्चुअली में वो क्या है ट्रीटमेंट, किस तरह का वो ट्रीटमेंट करते हैं, और उससे क्या वाकई वो इफेक्टिव है? मिस गाइडेंस इसमें बहुत ज्यादा है कैंसर का इलाज, क्योंकि इसमें 100% इलाज एलोपैथिक ट्रीटमेंट में भी नहीं हो पा रहा है। तो अलग अलग जैसे कि होम्योपैथी हो गया या आयुर्वेदिक हो गया या यूनानी हो गया, उनमें ये फॉल्सली क्लेम करते हैं कि हम इनको पूरी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि वो गलत कर रहे, बट आप ये क्लेम मत कीजिए कि हम आपको उसको 100% इलाज कर सकते हैं। आप कोशिश कर रहे हैं, जैसे हम भी आप बता रहे हैं कि हम कोशिश करते हैं कि वो ट्रीटमेंट से पेशेंट को काफी सक्सेस मिले, बट हम ये गारंटी नहीं दे सकते कि वो ट्यूमर कंप्लीटली ठीक हो सकता है। तो जब ये पेशेंट्स को ये ऐसा आप झूठा आश्वासन देते हैं, आप ये बता सकते, कोई डॉक्टर्स ये बताते कि नहीं हम इसको कंप्लीटली ठीक करेंगे, आप ये इलाज मत करवाइए, आप कीमोथेरेपी मत करवाइए, आप कभी सर्जरी मत करवाइए, तो उसका जो चांस रहता है ठीक होने का वो भी कम हो जाता है। मेरे पहचान में काफी ऐसे लोग हैं जो ये तरीके का ट्रीटमेंट करते हैं, और मैं बिल्कुल भी उसका पेशेंट्स को नहीं बोलूंगा कि आप वहां पे ट्रीटमेंट ले। हाँ, आप ये नहीं कर सकते पेशेंट्स वो ट्रीटमेंट जरूर ले, हम ये नहीं बोल रहे कि वो ट्रीटमेंट ले ही मत, बट आप ये धोखे में मत रहिए कि वो ट्रीटमेंट लेने के बाद आप 100% ठीक होंगे। आपको वो ट्रीटमेंट लेना है तो वो बेशक ले सकते हैं, आप पैरामेडिकल जिसको हम बोलते हैं वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं, बट जो मेन ट्रीटमेंट है, जैसे कि कोई सर्जरी अगर आपके लिए जरूरी है तो वो डेफिनेटली करवाइए, और फिर उसके बाद दूसरे ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। मेरे ख्याल से नाजरीन को ये बेहद अच्छी तरीक़ा से समझ लेना चाहिए कि कुछ जगहों पर, जैसे मान लीजिए आयुर्वेदिक या यूनानी जो है वो भी एक तरह से इलाज है, और मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें भी ठीक हो रही हैं, होती भी हैं, बट कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसका इलाज सिर्फ कुछ एलोपैथिक में ही मुमकिन है या सर्जरी के जरिए मुमकिन है। नाज़रीन, आज हमारा वक्त यहीं पर ख़त्म होता है, और अगले हफ्ते हम कुछ नए मौजू के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे और आपके सवाल लेंगे जिसका जवाब हम डॉक्टर सुहैल से हासिल करने की कोशिश करें। एक अच्छे समाज के लिए, एक अच्छे मुल्क के लिए, एक सेहतमंद नौजवान का, सेहतमंद लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप हमें अपने ईमेल बदस्तूर हमें भेजते रहिए। हमारा ईमेल आईडी है healthtalk@gmail.com, और हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9225545355। डॉक्टर सुहैल से आप सीधा रब्ता भी कायम कर सकते हैं। उनका नंबर है 7798793456 पर। नाज़रीन, अब हमें इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे और आपके सवाल के साथ डॉक्टर सुहैल से उनके जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। शब बख़ैर, अल्लाह हाफ़िज़।